हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। आज के हम वीडियो में देखेंगे इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि इंडियन पॉलिटी की स्टार्टिंग से हम इसको कवर करने वाले हैं। तो वो सभी स्टूडेंट जो कि एमपीपीएससी या फिर अन्य सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो एग्ज़ाम्स जिसमें कि इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है, वो सभी स्टूडेंट मेरे इन वीडियोज़ को फॉलो करें। और लगातार ये सीरीज चलेगी, तो इसका ये पहली क्लास मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम्स में 2022 के जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स लगातार मेरी क्लास को ज्वाइन करें। और ये 10 क्वेश्चंस का वीडियो रहेगा, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होंगे और साथ ही साथ में इनके सभी फैक्ट्स के साथ में मैं आपको कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें कि मैं डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के विकास पर क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था? तो इसके ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर रहे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीस इंडिया एक्ट 1784, या चार्टर एक्ट 1813, या फिर चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये हमें देखना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सॉरी 1773 का जो रेगुलेटिंग अधिनियम था, ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1973, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर पहला सर्वोच्च न्यायालय जो कि कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ये संविधान का जो विकास जब अंग्रेजों का औपनिवेशिक काल यानी कि कॉलोनियल पीरियड था, उस समय जो उन्होंने लॉ बनाए थे भारत में शासन करने के लिए, उस समय के ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके सामने लेके आया हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको हिस्ट्री के भी फैक्ट्स कवर होंगे, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के भी फैक्ट्स कवर होंगे। अब हम आगे देखते हैं कि इसका अन्य फैक्ट्स में मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखिए फैक्ट्स में समझिए आप। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम में न्यायपालिका का एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, ठीक है। साथ ही साथ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन का पुनर्निरीक्षण पुनर्परीक्षण करना था, ठीक है। तो इसके साथ में इंग्लिश में भी मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, तो जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ से इंग्लिश में पूरा कंटेंट देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं अपन। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। किस अधिनियम को पीस इंडिया अधिनियम के रूप में जाना जाता है? वो कौन सा अधिनियम है जिसको कि पीस इंडिया अधिनियम के रूप में जाना जाता है, आपको बताना होगा। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है संत हेलेना 1833 का अधिनियम, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858, या फिर भारत ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784, या फिर चार्टर अधिनियम 1853। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं। साथ ही साथ अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसका आंसर सही क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784, जो कि पीस इंडिया अधिनियम के रूप में जाना जाता है, पीस इंडिया एक्ट के रूप में जाना जाता है, जो कि 1784 में इसको पारित किया गया था। अब इसके फैक्ट्स हम समझ लेते हैं आगे। तो फैक्ट्स में यह है कि इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के रूप में जाना जाता है, यानी कि जब एक्ट्स लागू किए थे 1773 में, जब पहला गवर्नर जनरल अपने अंग्रेजों ने यहाँ पर लाए थे, जो थे वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग जो कि 1773 का एक्ट था, उसके बाद में 1784 का एक्ट आया था। तो 1784 के एक्ट को ही पीस इंडिया एक्ट के रूप में जाना जाता है। इसमें होता क्या था, इसमें कंपनी के मामलों की निगरानी के लिए इंग्लैंड में एक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। यहाँ पर एक अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ में यह नियंत्रण बोर्ड के रूप में भी जाना जाता था, जिसमें कि टोटल 6 मेंबर होते थे, ठीक है ना। साथ ही साथ में अगला पॉइंट क्या है, परिषद में गवर्नर जनरल के पास में युद्ध, राजस्व और कूटनीति के संबंधित मामलों में बॉम्बे गवर्नर के मद्रास से अधिक अधिकार प्राप्त था। इसमें क्या ना कि जो गवर्नर जनरल, जो कलकत्ता का गवर्नर जनरल था, उसके पास में पावर बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल के से ज़्यादा थे। यानी कि यहाँ पर बॉम्बे में जो गवर्नर जनरल था और मद्रास में जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो दोनों रिपोर्ट कलकत्ता के गवर्नर जनरल को देता था। यानी कि जो मेन गवर्नर जनरल की पावर सबसे ज़्यादा थे वो कलकत्ता के पास में थे,
ठीक है ना। तो ये 1784 के पीस इंडिया एक्ट के तहत यहाँ पर इनको पावर दिए गए थे। साथ ही साथ भारत में कार्यकारी परिषद की क्षमता 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, काउंसिल थी, उसकी उसमें जो मेंबर्स 4 हुआ करते थे उसको कम करके 3 इसमें कर दिया गया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 में यहाँ पर लाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया? इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा एक्ट होगा इसमें। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1833 या फिर चार्टर एक्ट 1853। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कंप्लीटली एंड द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? तो कौन सा एक्ट था इसमें, आपको ऑप्शंस में ढूंढ के बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा मैं आपको बता रहा हूं, वो है चार्टर एक्ट 1813। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी राइट्स थे, जो कि मोनोपोली राइट्स थे, इनके पास में अधिकार थे, वो पूरे के पूरे अधिकार इसमें इन पे समाप्त कर दिए गए थे। यानी कि यहाँ पर कुछ ही अधिकार थे जो इनके पास में शेष रह गए थे, जो 1813 के एक्ट में आए थे। आइए समझ लेते हैं इसमें किस तरीके से इसमें एक्ट्स दिए गए थे। तो इसमें ये फैक्ट दिए हुए हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। हालांकि चीन के साथ में जो व्यापार होता था उस समय, चीन में जो चाय का व्यापार होता था, उसके अधिकार को बरकरार रखा था। 1813 में सिर्फ चाय का और अफीम का भी होता था उस समय कारोबार। तो अफीम का कारोबार ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना के साथ कर सकती थी। साथ ही साथ चाय का कारोबार भी जो एक अधिकार था वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में बरकरार रखा था, यानी कि उसको रेगुलर रखा था, कंटिन्यूएशन में रखा था। बाकी के जितने भी पावर्स थे, जितने भी राइट्स थे, वो खत्म कर दिए गए थे। 1813 के चार्टर एक्ट यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक एक्ट था। यानी कि जब यूके यानी कि इंग्लैंड में जो एक्ट पारित होता था, वो एक्ट भारत में लागू किया जाता था, जिसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए चार्टर एक्ट का नवीनीकरण किया गया था। जो इससे पहले का जो एक्ट था, जो कि 1893 का जो एक्ट था, उसको अपने इससे पहले का जो 1793 का, ठीक है ना, क्योंकि पहले आया था 1773 का एक्ट, उसके बाद में आया था 1784 का एक्ट, फिर आया था 1793 का एक्ट, उसके बाद में 1813 का जो एक्ट आया था, ये एक्ट को रिप्लेस किया गया था, नवीनीकरण किया गया था, और भारत में कंपनी का शासन यहाँ पर जारी रखा गया था। सिर्फ उतना ही जारी रखा गया था कि यहाँ पर आपके जितने भी पावर्स हैं वो पूरे के पूरे अब ब्रिटेन सरकार के अधीन होंगे और वही यहाँ से गवर्न करेगी। उस तरीके से यहाँ पर बात की गई थी। मैंने मोनोपोली यहाँ पर खत्म पूरी तरीके से कर दी गई थी। सिर्फ थोड़ी सी जो कि चाइना के साथ में थी, और चाइना में जो चाय और अफीम की खेती थी, सिर्फ उसमें ही एकाधिकार यानी कि जो मोनोपोली राइट्स थे वो इसके पास में रहे थे। हालांकि चाय और चीन के साथ में व्यापार को छोड़कर कंपनी के वाणिज्य अधिकार पूरी तरीके से यहाँ पर समाप्त हो गया था, जो कि मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो क्वेश्चन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आप लगातार मेरे साथ में अध्ययन करना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके साथ में। किस अधिनियम के तहत व्यापार में कंपनी को पूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? कौन सा मतलब कि जो अधिनियम था जिससे कि पूरी तरीके से यहाँ पर एकाधिकार समाप्त किया गया था? तो इसका जो आंसर, यानी कि इसमें पूरे के पूरे थोड़े बहुत भी राइट्स जो बाकी रह गए थे, जो कि 1813 के एक्ट के बाद में लागू किए गए थे, थोड़ा बहुत पावर जो था कंपनी के पास में, वो पूरा खत्म किया गया था। तो कौन सा एक्ट था जिसमें कि खत्म किया था? ऑप्शन आपके सामने है। विनिमय अधिनियम 1773, पीस इंडिया एक्ट 1784, या चार्टर अधिनियम 1813, या फिर चार्टर अधिनियम 1833। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। अंडर विच एक्ट द कंपनी कंप्लीट मोनोपोली ओवर ट्रेड वाज एबोलिश्ड? यानी कि पूरी तरीके से समाप्त करने वाला जो अधिकार था वो कब समाप्त हुआ, कौन सा अधिनियम इसमें आया था? तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर है चार्टर अधिनियम 1833। 1833 में उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो थे
विलियम बैटिंग जो कि गवर्नर जनरल उस समय बनकर आए थे। बाद में इसी एक्ट के तहत 1833 के एक्ट के तहत विलियम बैटिंग को क्या बनाया गया था यहाँ पर, विलियम बैटिंग, जो कि उस समय तक जो गवर्नर जनरल होता था कलकत्ता का, उसको मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी वो रिपोर्ट करती थी, वहां के गवर्नर जनरल उनको रिपोर्ट करते थे। देन उसके बाद में ये दोनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल खत्म करके एक भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल बने थे। यानी कि पहला गवर्नर जनरल भारत को मिला था, जो कि 1833 के गवर्नर जनरल, 1833 का अधिनियम जो चार्टर एक्ट था उससे मिला था। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, वो था विलियम बैटिंग। विलियम बैटिंग के द्वारा ये यहाँ पर पहला गवर्नर जनरल भारत को प्राप्त हुआ था। आइए इसके बारे में और फैक्ट्स अपन समझ लेते हैं। कंपनी के व्यावसायिक गतिविधियां बंद हो गई थी, यानी कि 1833 का जो गवर्नर जनरल एक्ट, चार्टर एक्ट आया था, उससे यहाँ पर जितनी भी जो बिजनेस की जो एक्टिविटीज, कंपनी जो कि 1600 में जब भारत में यहाँ पर बिजनेस के उद्देश्य यानी कि बिजनेस का जो एम लेके आई थी, वो एम 1600 से लेकर 1833 तक इन्होंने थोड़े थोड़े करके इनकी जो राइट्स थे, इनकी जो पावर थी, इनकी जो मोनोपोली थी, वो धीमे धीमे करके खत्म की। और 1833 में जब चार्टर एक्ट आया, जब गवर्नर जनरल यहाँ पर रिप्रेजेंट करने को आ गए, भारत का एक गवर्नर जनरल हो गया, जो कि सीधे इंग्लैंड की विक्टोरिया को ही रिपोर्ट करना था, जिसको पूरी की पूरी जितनी भी यहाँ पर एक्टिविटी हुई थी उसको रिपोर्ट करने का जो पावर मिल गया था, वो विलियम बेटिंग जो कि पहला गवर्नर जनरल बना था उसको मिला था। तो इससे क्या, ईस्ट इंडिया की पोजीशन के लिए एक प्रशासनिक निकाय के रूप में इसको बनाया गया था, यानी कि एक पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी डेवलप की गई थी, जिसको कि रिपोर्ट सीधे की सीधे कहाँ पर, ब्रिटिश अपने इंग्लैंड को सीधे रिपोर्ट करना होता था। ठीक है, मुख्य रूप से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों में नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा ये पारित किया गया। स्टार्टिंग में जब ब्रिटिश अंग्रेजों ने कब्जा किया था, चाहे वो 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उसमें सबसे पहला जो बिजनेस पॉइंट था वो कलकत्ता था, बंगाल था। बंगाल से ही इन्होंने धीमे धीमे करके अपने एम्पायर को पूरा का पूरे भारत में बढ़ाया था। तो बंगाल मेन पॉइंट रहा था, मेन केंद्र बिंदु था उनके बिजनेस का। तो वहां पर पूरा कंट्रोल करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहला जो 1833 का अधिनियम था वो वहीं से पारित हुआ था, और वहीं से पूरा का पूरा इंडिया में यहाँ पर कंपनी का राज था, वहां पर कंट्रोल किया जाता था सिर्फ एक गवर्नर जनरल के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चंस बेहतर लग रहे हो तो क्वेश्चन को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान का स्थान लिया। इसमें से कौन सा अधिनियम है जिसका स्थान इसमें लिया था? ऑप्शन आपके सामने है, 1949, 1947, 1935 या फिर 1939। तो कौन सा आंसर इसमें से सही होगा? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिप्लेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट यहाँ पर आने वाला है इसमें से? तो इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता देता हूं। तो उसका आंसर है 1935 का, यानी कि 1935 का जो एक्ट था उस एक्ट का स्थान यहाँ पर लिया था। यानी कि 1935 का जो अधिनियम उस समय जो कि ड्यूअल गवर्नमेंट का अधिनियम, यानी कि द्विशासन प्रणाली जो लेके आए थे उस समय, उसके बाद में जो एक्ट प्रांतीय व्यवस्था, ठीक है ना, जो कि स्टेट पॉलिसी लेके आए थे, उसमें यहाँ पर लाता है। तो 1935 का अधिनियम है, उसका स्थान लिया था भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम के तहत, तो 1935 का लिया था। आइए इसका डिटेल में अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है क्या? भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है 1935 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था, जो कि उस समय पारित किया गया था, और ये अगस्त 1935 में मूल रूप से शाही स्वीकृति मिली थी। यानी कि अगस्त 1935 में ये पारित कर दिया गया था, इसको सहमति मिल गई थी, स्वीकृति मिल गई थी। अगला पॉइंट यह है, अब तक का सबसे लंबा ब्रिटिश संसद अधिनियम था। यानी कि अभी तक जितने भी जो एक्ट बनाए गए थे वो छोटे छोटे थे, उसमें छोटे छोटे चेंजेस करके एक प्रकार से गवर्नमेंट जो उसको कंट्रोल करना और उस पर भारत पर राज करने के लिए छोटे छोटे अमेंडमेंट किए गए थे। लेकिन ये जो अमेंडमेंट आया था 1935 का, ये काफी लंबा और काफी बड़ा अधिनियम था, जो कि प्रांतीय व्यवस्था के लिए बनाया गया था, इसमें कि ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी लाई गई थी। जब तक इसे ग्रेट लंदन अथॉरिटी ऑफ एक्ट
1999, यानी कि ये जो एक्ट था, इस एक्ट को उसी एक्ट की तरह लिया गया था जो कि ब्रिटिश संसद अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, यानी कि इस काफी लंबे समय तक ये चलता रहा। तो 1999 में जब तक अलग नहीं किया गया था तब तक का ये सबसे लंबा अधिनियम था जो कि भारत सरकार ने इसको आगे बढ़ाया गया था, ठीक है ना। इसकी अवधि के कारण इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दो अलग अलग अधिनियमों में इसको विभाजित किया गया था। जब भारत सरकार 1935 अधिनियम आया था उसी समय 1935 में ही बर्मा, उस समय जो बर्मा हुआ करता था जो कि अभी वर्तमान का म्यांमार है, उसको भारत से अलग किया गया था। तो दो अधिनियम बनाए गए थे, दोनों के लिए अलग अलग अनुसूचियां तैयार की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में 321 खंड, यानी कि इसमें 321 खंड थे, यहाँ पर शेड्यूल सेक्शन थे, और साथ में 10 शेड्यूल्स में इसको डिवाइड किया गया था। और बर्मा सरकार अधिनियम, जब बर्मा को अलग किया गया था, क्योंकि बर्मा कब अलग हुआ था, बर्मा 1935 अधिनियम के बाद में 1937 में ये पूरी तरीके से अलग कर दिया गया था, ठीक है ना। तो 1936 और 1937 के बीच का जो अंतराल होता है, उस समय ही बर्मा को भारत से अलग करके एक अलग देश बना दिया गया था, अलग कर दिया गया था पूरी तरीके से। तो 1935 का 59 यानी कि 159 सेक्शन और इसमें 6 शेड्यूल उस समय बनाए गए थे। साथ ही साथ में 1935 अधिनियम के तहत ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। 1934 का एक्ट माना जाता है, 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर पीएससी, जेपीसी और एफपीसी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज की भी यहाँ पर शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है ना। साथ में यहाँ पर संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में कर दी गई थी। 11 प्रांतों में से 6 प्रांत, बॉम्बे, बिहार, मद्रास, बंगाल, असम और संयुक्त प्रांत, इस तरीके से यहाँ पे प्रांतीय सरकार की व्यवस्था भी चालू कर दी थी। 11 प्रांत थे, उसमें से 6 प्रांतों में यहाँ पर प्रांतीय सरकार की भी शुरुआत 1935 अधिनियम के तहत की गई थी। वो 6 प्रांत यहाँ पर दिए हुए हैं, बॉम्बे, बिहार, मद्रास, बंगाल, असम और संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत उस समय जो था वो अभी वर्तमान में जिसको कि उत्तर प्रदेश कहा जाता है। साथ ही साथ में मैंने आपको बता दिया द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी यहाँ पर लाई गई थी। एक सेंट्रल की गवर्नमेंट थी जो कि अंग्रेजों के अधीन थी, अंग्रेज इसको ऑपरेट करते थे, और दूसरी थी स्टेट पॉलिसी, स्टेट गवर्नमेंट जो कि भारत के यहाँ पर जो नागरिक थे उनके हाथ में सौंपी गई थी, जिसमें कि बॉम्बे में अलग सरकार थी, बिहार में अलग थी, मद्रास, बंगाल, असम और संयुक्त प्रांत में। तो इस तरीके से यहाँ पर ड्यूअल गवर्नमेंट की पॉलिसी लाई गई थी, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था 1935 अधिनियम में लाई गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा। कुल 10 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन पूरी डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का विकास कैसे हुआ अंग्रेजों के समय से लेकर फिर आगे कैसे बढ़ा, इस तरीके से हम एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे और एक एक वीडियो में उस तरीके से अलग अलग टॉपिक पर क्वेश्चंस रहेंगे। तो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लगातार जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ में, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो बच्चे मेरे चैनल को देख रहे हैं स्टडी कॉन्सेप्ट ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि एक भी वीडियो आपको मिस नहीं होगा और विद फैक्ट्स के साथ में आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। किस ब्रिटिश इंडियन अधिनियम ने एक प्रावधान रखा कि आईसीएस के लिए खुली प्रतिस्पर्धा यानी कि जो खुला कंपटीशन है वो यहाँ पर हो सकता है। तो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत ये लाया गया था? तो चार ऑप्शन आपके सामने है। सेंट हेलेना अधिनियम 1833 का, 1813 का चार्टर अधिनियम, या 1853 का चार्टर अधिनियम, या फिर 1793 का चार्टर अधिनियम यहाँ पर छोड़ा गया। तो मतलब कौन सा अधिनियम था जिसके तहत यहाँ पर ये आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज की यहाँ पर ओपन कॉम्पिटिशन हो सकता है? कौन सा अधिनियम में इसका प्रावधान रखा गया था? तो इसका जो आंसर है वो आप बता सकते हैं यहाँ पर। अब मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे आंसर क्या होगा। यहाँ पर आंसर होगा 1853 का, यानी कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था, उस चार्टर एक्ट के तहत यहाँ पर खुली स्पर्धा यानी कि ओपन कॉम्पिटिशन का प्रावधान यहाँ पर रखा गया था। आइए इसके फैक्ट्स को भी हम आगे देख लेते हैं, कौन कौन से फैक्ट्स हो सकते हैं। ये रहा, इसमें से क्या हुआ, इसने एक प्रावधान रखा जिसमें कि आईसीएस की खुली यानी कि ओपन कंपटीशन यहाँ पर किया जा सकता है। कौन सा चार्टर अधिनियम था? 1853, 1853 यहाँ लिख देता हूँ मैं। 1853 का ये चार्टर एक्ट था जिसमें कि ओपन आईसीएस यानी कि सिविल सर्विसेज, भारतीय सिविल परीक्षा का यहाँ पर ओपन कंपटीशन सभी नागरिकों के लिए यहाँ पर रख दिया गया था, उसका प्रावधान था।
कानून सदस्य को परिषद में पूर्ण सदस्य बनाया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर भारत में यहाँ पर सदस्यों की भी यहाँ पर जो कानूनी सदस्यता थी, यानी कि जो लीगल मेंबरशिप थी वो काउंसिल में यहाँ पर दी गई थी, यानी कि लॉ मेंबर वॉज मेड अ फुल मेंबर ऑफ अ काउंसिल, ठीक है ना। साथ ही साथ में विधान परिषद के उद्देश्य के लिए 6 अतिरिक्त सदस्यों का भी विस्तार इसमें किया गया था। विधान परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य यहाँ पे विस्तार हुए थे। गवर्नर जनरल परिषद की की विधायी और कार्यकारी कार्य पहली बार अलग अलग, यानी कि यहाँ पर जो कार्यकारी परिषद थी और विधायी यानी कि लेजिस्लेचर और साथ ही साथ में एग्जीक्यूटिव, दोनों को यहाँ पर अलग कर दिया गया था, यानी कि दोनों बॉडी को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया था। पहली बार दोनों को पृथक कर दिया गया था। 1853 की जो चार्टर एक्ट था, लेजिस्लेटिव बॉडी अलग थी और एग्जीक्यूटिव बॉडी को यहाँ पर अलग कर दिया गया था। समझ में आया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ये रहा अगला क्वेश्चन। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इनमें से किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इनमें से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम है जिसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो इसमें से सही आंसर आपका कौन सा होगा ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1858 और भारत सरकार अधिनियम 1892। इसके बाद में भारत सरकार अधिनियम 1861। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा सही होगा, नहीं तो मैं आपको अभी बताने ही वाला हूं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत सरकार अधिनियम 1858। 1858 का जो अधिनियम आया था, ये एक ऐसा अधिनियम था जिसमें कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय जो विद्रोह हुआ था, विद्रोह के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी राइट्स थे, जितने भी अधिकार थे, वो पूरे के तरीके से खत्म होकर यहाँ पर विक्टोरिया शासन लगा दिया था, यानी कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल था वो कंट्रोल इंग्लैंड के हाथ में आ गया था। उस विद्रोह के बाद में यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरा खत्म हो गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भंग कर दिया गया था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी यहाँ पर खत्म कर दिया गया था। और ये चार्टर एक्ट 1858 था। और इस समय तक जो 1858 तक, यानी कि 58 के समय तक जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, जो पद हुआ करता था, उस पद को भी खत्म करके सीधे का सीधा सचिव या फिर इसको वायस राय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वायस राय का पद यहाँ पर बना दिया गया था। तो उस समय के जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, जो कि कैनिंग था, ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग, जो कि उस समय का गवर्नर जनरल था, जो कि 1856 में गवर्नर जनरल बनकर आया था। उसको रिप्लेस करके 1858 में वायस राय बना दिया गया था। उसी को रिप्लेस किया गया था, यानी कि वही जो गवर्नर जनरल था, जिसके समय में रेवोल्यूशन 1857 का जो रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है ना, उसके बाद में उसको उस विद्रोह को अंकुश लगा दिया गया था, उसको रोक दिया गया था। देन उसके बाद में चार्टर एक्ट आया था। उस चार्टर एक्ट में वायस राय कैनिंग बना था, जो कि गवर्नर जनरल था। पहला आखिरी गवर्नर जनरल और पहला वायस राय लॉर्ड कैनिंग रहा। इसके फैक्ट समझ लेते हैं इसके कुछ बिंदुवार तरीके से। इसमें था क्या? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पूरी तरीके से खत्म किया गया था, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर रूल कर रही थी। ठीक है, आया समझ में? अगला पॉइंट जो है, इस अधिनियम में भारत में दोहरी सरकार की जो प्रणाली थी, जो ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी थी, ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी पूरी तरीके से खत्म करके यहाँ पर सीधा का सीधा जो मतलब कि ऑर्डर था, यानी कि जो भी यहाँ पर गवर्न थे वो सीधा विक्टोरिया शासन, यानी कि जितने भी रूल्स थे वो विक्टोरिया शासन के यहाँ पर रन कर दिए गए थे। यानी कि पूरा का पूरा ऑर्डर जो चलता था विक्टोरिया शासन, यानी कि ब्रिटेन का यहाँ पर हो गया था। साथ ही साथ में राज्य सचिव नामक का एक नया कार्यालय बनाया गया था और भारत से प्रशासन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण और के साथ में इसको निहित है। यानी कि मैंने आपको अभी बताया, जो गवर्नर जनरल का पद था वो खत्म करके सचिव यानी कि वायसराय का पद यहाँ पर बनाया गया और लॉर्ड कैनिंग जो कि गवर्नर जनरल था उसको रिप्लेस करके वायसराय के रूप में कन्वर्ट किया गया था। अगला पॉइंट, भारत सरकार के द्वारा राज्य में सचिव की सहायता से भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा 15 सदस्यीय परिषद की भी स्थापना की गई थी। यानी कि इसमें जो 1858 का जो चार्टर अधिनियम था लॉर्ड कैनिंग के समय, तो वायसराय के अधीन में
एक 15 मेंबर्स की यहाँ पर काउंसिल भी थी, ठीक है ना। तो 15 मेंबर काउंसिल वाज एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो वायसराय को थी उनको असिस्ट करती थी और उनको सुझाव और उनको पूरी तरीके से गाइड करती थी, या फिर ये समझ लें कि पूरी की पूरी एक कमेटी थी जो कि मिलके यहाँ पर पूरा कार्य करते थे भारत सरकार में 1858 के समय में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई? द्वैत शासन यानी कि ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी कौन से अधिनियम के तहत लागू की गई, ये आपको बताना है इसमें। तो ऑप्शन आपके सामने है काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909, या फिर काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1835। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये आपको फटाफट बता देना है अगर आपको आता है तो डेफिनेटली, क्योंकि इससे ये पूरे के पूरे जो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट के क्वेश्चंस चल रहे हैं ये पूरा हिस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि एट द स्टार्टिंग में जब संविधान का विकास हुआ उस समय अंग्रेजों के समय में क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई और कौन कौन से एक्ट लाए गए थे संविधान के तहत, उनके संविधान के तहत। उसके बाद में फिर भारत ने अपना स्वयं का संविधान बनाया, वो अलग पार्ट आता है। तो धीमे धीमे करके हर पार्ट पर हम क्वेश्चंस इस सीरीज के तहत आपके सामने लेके आएंगे। और ये क्वेश्चन रहा, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएं अगर आपको पता है तो। इसका जो आंसर है देखिए, यहाँ पर द्वैत शासन की जो प्रणाली थी वो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत लाई गई थी, जिसको कि चेम्सफोर्ड लॉ बोलते हैं। इसको अगर हम बोलें इसको हम मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड लॉ भी बोल सकते हैं। मॉन्टेगो जो कि जो चेम्सफोर्ड जो समय के वायसराय थे, उनके सचिव के पद पर थे, उनके सचिव बनकर आए थे, ठीक है ना, उनके सेक्रेटरी बनकर आए थे। तो सेक्रेटरी के साथ में इसको जोड़ा जाता है। तो क्या मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड लॉ 1919, जिसमें कि द्वैत शासन प्रणाली भी बोलते हैं इसको, ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आए थे यहाँ पर, जिसमें कि प्रांतीय व्यवस्था और यहाँ पर जो केंद्र की व्यवस्था थी दोनों को यहाँ पर विभाजित कर दिया गया था। साथ ही साथ इसी समय 1919 में रॉलेट एक्ट भी आया था, अगर आपको याद हो तो रॉलेट एक्ट भी इसी समय आया था। इस रॉलेट एक्ट ने काफी ज्यादा हंगामा मचा था इस समय, और इस रॉलेट एक्ट में 2 साल तक किसी को भी बिना किसी दलील, वकील और अपील के यहाँ पर अंदर कर दिया गया था। और इसी समय में जो जलियांवाला बाग कांड था, जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था, वो भी इसी समय घटा था। तो ये सारे पॉइंट्स 1919 की घटना थी, जो कि रॉलेट एक्ट, साथ में काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जहाँ पे ड्यूअल शासन पॉलिसी भी आई थी। तो इस समय के वायसराय थे वो कौन थे? चेम्सफोर्ड। और सचिव कौन रहे थे? मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड लॉ के रूप में इसको जाना जाता है। आइए इसके अन्य फैक्ट्स भी अपन आगे जान लेते हैं। ये रहा अन्य फैक्ट्स हमारे। द्वैत शासन, ड्यूअल पॉलिसी। ब्रिटिश भारत के प्रांतों में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा शुरू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 1919 के द्वारा इसको दोहरी सरकार व्यवस्था बोल सकते हैं, इसको दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की गई थी। अगला पॉइंट, भारत सरकार अधिनियम 1919, ये 23 दिसंबर 1919 में ब्रिटिश संसद में पारित होने वाला, ठीक है, के बाद में इसको लागू किया गया था। कब किया गया था? 19 दिसंबर 1919 में ब्रिटिश संसद में ये पारित हुआ था, और शाही स्वीकृति यानी कि जो वहाँ की जो परमिशन मिली थी उसके बाद में इसको लागू किया गया था। इस अधिनियम को मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। सुझाएगा सुधारों का मूर्त रूप दिया, और 1919 से लेकर 1929 तक 10 वर्ष की अवधि के लिए इसको, यानी कि यहाँ पर जो एक रिफॉर्म किए गए थे उस रिफॉर्म का एक समय रखा गया था, और ये समय रखा गया था 10 वर्ष। और इस 10 वर्ष के बाद में एक पूरा का पूरा कमीशन इन सुधारों को चेक करने के लिए लाया गया था। वो कमीशन कौन सा था? साइमन कमीशन, ठीक है ना, जो कि 1927 में वहां से स्टैब्लिश हुआ था, 1927 में। उसके बाद में 1928 में ये भारत में आया था साइमन कमीशन, और इसका विरोध काफी हुआ था क्योंकि इसमें भारत के प्रतिनिधि शामिल नहीं किए गए थे। पूरे के पूरे अंग्रेजी अफसरों को इसमें रखा गया था, और उसमें काफी विरोध हुआ था। और इसको, इनकी जो डेलीगेशन था, उस डेलीगेशन को आने से पहले ही इसको रोक दिया गया था, और स्टेशन पर ही लाला लाजपत राय के रिप्रेजेंटेशन में, उनके प्रेजेंट में यहाँ पर काफी विरोध हुआ था। उसके बाद में लाठी चार्ज हुआ था, जिसमें कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी घायल होने की वजह से। तो ये रॉलेट एक्ट था, और ये अपना साइमन कमीशन की जो
एक पूरा का पूरा इस पूरे सुधार पर ही पूरा यहाँ पर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। और उसके बाद में साइमन कमीशन जब कंप्लीट हुआ 1930-31 के बाद में, तो 1930-31 में यही आगे जाके 1935 का जो इंडियन एक्ट है उसका भी रिपोर्ट, उसका भी एक मतलब आयाम बना, और उसी की रिपोर्ट के आधार पर 1935 का जो एक्ट है वो लागू किया गया था। ठीक, तो ये थोड़ा सा पॉइंट्स है जो कि मैं आपको बताया। साथ ही साथ में भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना ने भारत सरकार के विकेंद्रीकरण एकात्मक रूप में सुझाव दिया था। ठीक है ना, भारत सरकार ने विकेंद्रीकरण यानी कि यहाँ पर अलग से यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट मतलब विकेंद्रीकरण यानी कि अलग अलग रूप से एकात्मक रूप से सुझाव भी दिया गया था। और द्विशासन का अर्थ है सरकार का दोहरा दल जिसमें कि एक जवाबदेह है और दूसरा जवाबदेह नहीं, यानी कि इसमें जो जवाबदेही थी वो प्रांतीय व्यवस्था जवाबदेही थी, लेकिन दूसरी दो जो सरकार थी जो अंग्रेजों की तरफ में थी वो जवाब देने के लिए बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं थी, यानी कि उसको उनसे कोई जवाब नहीं ले सकते थे, लेकिन स्टेट से जो अंग्रेजी सरकार थी वो बिल्कुल जवाब ले सकती थी। तो इस तरीके की व्यवस्था थी जो कि काफ़ी ज़्यादा बाद में इस पे डिस्प्यूट रहा और इसको भी समाप्त 1935 अधिनियम के तहत इसको खत्म किया गया था। तो ये 1935 का जब अधिनियम आएगा तो उसमें अपन समझेंगे जब उनके क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। ठीक है, तो इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का वर्गीकरण का प्रावधान था, यानी कि केंद्र की अलग व्यवस्था थी यहाँ पर और प्रांत की अलग व्यवस्था की गई थी, यानी कि द्विशासन व्यवस्था, यानी कि दोहरी शासन की नीति इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में लिखा हुआ है डाकी, तो इंग्लिश में यहाँ पर इसको डाकी अ सिस्टम ऑफ द ड्यूअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है ना, फॉर द प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर लगातार आप इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और MPGS का अध्ययन मेरे से करना चाहते हैं। सेम फॉर्मेट में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इनमें से किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा प्रांतीय बजट केंद्रीय बजट से अलग किया गया था, यानी कि यहाँ पर जो स्टेट के बजट थे वो सेंट्रल के बजट से इन दोनों को सेपरेट किया गया था। कौन सा था इसमें? ऑप्शन आपके सामने है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1858। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा ये आपको बताना है। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, किससे इसको अलग कर दिया गया था? तो इसका जो आंसर है मैं बता देता हूं आपको, भारत सरकार अधिनियम 1919, दिस इज द करेक्ट आंसर। 1919 के तहत यहाँ पर प्रांतीय और केंद्रीय बजट को अलग कर दिया गया था। जैसा कि आपको बताया मैंने, यहाँ पर जब मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड लॉ यानी कि ड्यूअल पॉलिसी, दोहरी शासन व्यवस्था जब लाई गई थी तो केंद्र के बजट को अलग किया गया था और राज्य के बजट को यहाँ पर अलग कर दिया गया था। इसका फैक्ट समझ लेते हैं आगे, ये फैक्ट दिए हुए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतीय बजट को और केंद्रीय बजट को दोनों को अलग किया गया था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय विधानमंडल को अपने बजट को अधिनियमित करने के लिए अधिकृत किया गया था, यानी कि आप अपना बजट यहाँ पर पूरा अधिनियमित करेंगे, उस तरीके से यहाँ पर ये अधिनियम लाया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 आगे प्रांतीय विषय दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है ना, हस्तांतरित और आरक्षित। ठीक है ना, यानी कि ट्रांसफरेबल और रिजर्व। ठीक है ना, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व दो भागों में इसको डिवाइड किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। हस्तांतरित विषयों में विधान परिषद के मंत्रियों की सहायता के लिए राज्यपाल के द्वारा प्रशासित किया जाना था, यानी कि यहाँ पर जो ट्रांसफर्ड का जो सब्जेक्ट था वो विधान परिषद की मंत्रीय सहायता और राज्यपाल के द्वारा प्रशासित किया जाना था। और आरक्षित विषयों के मामले में विधान परिषद जिम्मेदार नहीं थे, उनको राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद के द्वारा प्रशासित किया जाना था, यानी कि इस पर कोई क्वेश्चंस नहीं उठा सकता था। इंग्लिश में यहाँ पर पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैंने दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं, पूरा आखिरी तक बने रहेगा क्वेश्चंस को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने ला रहा हूँ, पॉलिटी के साथ में अब ज्योग्राफी के भी सेम फैक्ट्स में भी क्वेश्चन आएंगे और
हिस्ट्री के भी आएंगे और साथ ही साथ में आपको एमपीजीएस के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के वितरण और उनके द्वारा में प्रदान की गई योजनाओं पर आधारित था। बताइए इसका आंसर कौन सा था। फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के वितरण और उनके द्वारा प्रदान की गई योजनाओं पर आधारित कौन सा एक्ट था। एक्ट पूछा गया है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन में केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन था वो किस पर आधारित था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, भारत सरकार अधिनियम 1935, या फिर माउंटिंग को चेम्सफोर्ड लॉ 1919, मार्ले मंटो सुधार 1919, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यहाँ पर केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में शक्तियों का जो वितरण किया गया था, शक्तियों का पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, वो किस एक्ट के तहत किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो आपके सामने यहाँ पर मिल रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में यहाँ पर जो द्विशासन प्रणाली यहाँ पर लागू की गई थी, उसमें प्रांतीय व्यवस्था अलग कर दी गई थी और केंद्र की व्यवस्था अलग कर दी गई थी। इसको हम अच्छे से आगे इसके फैक्ट्स के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये इसका आंसर है। इस अधिनियम में भारत में एक पूरी तरीके से जिम्मेदार सरकार की ओर एक दूसरा मील का पत्थर चिन्हित किया गया था, यानी कि यहाँ पर एक जिम्मेदार सरकार बनाई गई थी जो कि प्रांतीय सरकार थी। इसमें भारत में पूरी तरीके से जिम्मेदार सरकार जो यहाँ पे की भारत के नागरिक ही यहाँ पर पूरा इस सरकार को प्रांतों में संभाल रहे थे। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, 11 जो प्रांत थे उन 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में यहाँ पर ये द्विशासन व्यवस्था की गई थी। ये एक लंबा विस्तृत दस्तावेज था जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसमें 321 उपखंड थे और 10 अनुसूचियां थी जो कि भारत में थे। और इसके बाद में मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिया, बर्मा के लिए अलग बनाया गया था क्योंकि 1935 अधिनियम में ही यहाँ पर बर्मा को अलग किया गया था, जो कि वर्तमान में म्यांमार के रूप में जाना जाता है। और ये 1937 में ही पूरी तरीके से बर्मा को अलग कर दिया गया था। तो ये थे 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। लगातार इस तरीके के क्वेश्चंस को देखने के लिए, समझने के लिए, जिसमें कि इंडियन हिस्ट्री भी रहेगी आपके साथ में, इंडियन पॉलिटी भी रहेगी, मध्य प्रदेश जीके भी रहेगा और आपकी इंडियन ज्योग्राफी भी रहेगी। तो इनके क्वेश्चंस में लगातार टॉपिक वाइज एक के बाद में एक लेकर आऊँगा। अभी ये पहला आपको मैंने डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के विकास के ऊपर में अंग्रेजी सरकार के समय में कैसे हुआ उसके क्वेश्चंस लेके आए। अगला जो पार्ट रहेगा उसमें आपको कहीं ना कहीं पे भारत सरकार के ऊपर में जो संविधान सभा है उस पर क्वेश्चंस आएंगे। तो लगातार मेरी वीडियोस देखते रहिए, प्लेलिस्ट से देखिए, काफ़ी क्वेश्चंस काफ़ी वीडियोस मैंने थ्योरी के बनाए हुए हैं। यू कैन गो देयर एंड वॉच रेगुलरली। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।